स्पेक्ट्रोस्कोपी। कितना टाइम हो गया? चलो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले समझो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा किसको जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ interaction between electromagnetic radiation and matter। किसी भी मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन चल रहा है, इसी की स्टडी जो होती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो कोई भी मैटर ले लो, अब वो मैटर तुम्हारा सैंपल हो सकता है। उस सैंपल को फिर क्या करो, तुम ये देखो कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से किस तरीके का इंटरेक्शन कर रहा है, उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो तुम्हारा मैटर है, मैटर कैन बी ऑल्सो नोन एज एनालाइट। एनालाइट या फिर मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन चल रहा है, उसको स्टडी को कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो तो यहां पे कुछ कुछ चीजें आ रही है। पहला तो आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा आ रहा है इंटरेक्शन। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है वो समझते हैं, फिर कोई भी एनालाइट किस किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी ऐसे रेडिएशन जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ द एनर्जी जिसके पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो व्हाट इज ईएम रेडिएशन? ईएम रेडिएशन इज फॉर्म ऑफ एनर्जी that have both character of electrical and magnetic। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी का कोई एक फॉर्म होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अब समझो, ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख रहे हो ना तुम, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे होते हैं। अब बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम मूव कर रही है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो साइड टू साइड मूव करेगी। अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो टॉप टू बॉटम मूव कर रही है, तो जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो साइड बाय साइड मूव करेगी, और दोनों के बीच में जो एंगल निकल के आएगा वो एंगल निकल के आएगा 90 डिग्री का। इसलिए तो उसको परपेंडिकुलर कहा जा रहा है। तो मान लो ये जो ब्लू कलर से हम लोग दिखा रहे हैं वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी,
मान लेते हैं कि ये टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है, जबकि मान लो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये साइड बाय साइड मूव करेगा, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। बाकी तो फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है, एम्पलीट्यूड किसको कहा जाता है, वेवलेंथ किसको कहा जाता है, ये बार बार बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और जरूरत पड़ भी रहा है तो ये देखो, एक पीक से दूसरे पीक तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है, तो पर सेकंड में या फिर पर यूनिट टाइम में कोई भी एक वेव किसी ऑब्जर्वर को कितने बार पार कर रहा है वो कहलाता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। और टॉप टू बॉटम कितना मूव कर रहा है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक, तो इसके पास देखोगे तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास अपना खुद का क्या देखने को मिलता है, वेवलेंथ देखने को मिलता है। और वेवलेंथ के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। हमने किस में बांटा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको जब हम लोग बांट रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स रे हो सकता है, उसके बाद यूवी लाइट हो सकता है। अब यूवी लाइट में भी एक होता है तुम्हारा फार यूवी और एक होता है नियर यूवी। फिर उसके बाद तुम्हारा विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट में तो तुमको पता ही क्या क्या आता है, विबग्योर। विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव, और उसके बाद आता है रेडियो वेव। तो सबसे पहले तुम्हारा एक्स रे है, यहां से लेके यहां तक एक्स रे रेडिएशन। उसके बाद यूवी लाइट आता है। अब यूवी लाइट को भी तुम चाहो तो दो भागों में बांट सकते हो। यूवी लाइट के बाद विजिबल लाइट का रेंज आता है, और ये जो विजिबल लाइट का रेंज है वो उसको विबग्योर लिखा जा सकता है, क्योंकि वायलेट से लेकर रेड की तरफ हो रहा होता है। फिर इंफ्रारेड आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, फिर रेडियो वेव आता है। इस तरीके से तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बांट सकते हो। जैसे जैसे तुम एक्स रे से रेडियो वेव की तरफ जाते जाओगे, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और फिर जैसे जैसे तुम क्या करते जाओगे, सेम एक्स रे से रेडियो वेव की तरफ जाते जाओगे, तो इन रेडिएशन की एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। और सेम एनर्जी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी जो है वो कम होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है, सॉरी वेवलेंथ बढ़ता है एनर्जी घटती है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी घटती है। तो ये हुआ तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात। सर, तो माइक्रोवेव में तो एनर्जी कम होता है, तो उससे खाना कैसे बनाते हैं? वो तो पढ़ लेना यूट्यूब पे जाके, चाहे गूगल पे जाके कैसे बनाते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद कोई एक मैटर किस तरीके का इंटरेक्शन कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, तो इंटरेक्शन के बारे में देख लो कि कोई एक मैटर किस किस तरीके का इंटरेक्शन शो कर सकता है। अब या तो वो मैटर क्या करेगा,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके पास आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है, वो हो सकता है एब्जॉर्प्शन तरीके का। लाइट को क्या कर लिया जाए, लाइट को हो गया, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बोलूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। या फिर कुछ मैटर क्या कर सकते हैं, एक बार एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट को एमिट कर सकते हैं, तो एमिशन देखने को मिल सकता है। तो दूसरे तरीके का इंटरेक्शन क्या हो सकता है, एमिशन हो सकते हैं। तीसरे तरीके का जो इंटरेक्शन होता है उसको स्कैटरिंग कहा जाता है। तो इन तीन तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है। एब्जॉर्प्शन हो सकता है, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। एमिशन हो सकता है, मतलब पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा फिर उसको एमिट भी कर दिया जाएगा। स्कैटरिंग हो सकता है, मतलब लाइट उससे टकरा के इधर उधर की तरफ मुड़ सकता है। तो ये तीन तरीके का इंटरेक्शन को स्टडी करोगे अगर केयरफुली, तो तुम किसी एक मॉलिक्यूल का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हो। तो एब्जॉर्प्शन, इमिशन और स्कैटरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी। तो चलो देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहा जाता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये है कि मान लो ये कोई ट्यूब हो गया जिसके अंदर सैंपल है। क्या है यहाँ पे, सैंपल है, डीएनए का सैंपल मान लेते हैं। हमने क्या किया, डीएनए को 260 नैनोमीटर का लाइट दिया, यूवी लाइट दिया है हमने। तो ये जो लाइट 260 नैनोमीटर का दे रहे हैं हम लोग, इसको कहा जाता है इंसिडेंट लाइट। और इंसिडेंट लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I0 से। अब ये डीएनए का सैंपल इस इंसिडेंट लाइट में से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को वो आर पार जाने देगा। जो लाइट आर पार जा रहा है उसको कहा जाएगा ट्रांसमिटेड लाइट, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये जो लाइट आया है वो 260 नैनोमीटर का ही होगा। तो तुम्हारा जब सेम अमाउंट की लाइट को दिया जा रहा है, इसमें से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है और बाकी बचे हुए लाइट को सेम वेवलेंथ पे रिलीज कर दिया जा रहा है, ट्रांसमिट कर दिया जा रहा है। तो इसको में जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ उसकी वजह से तुम इस डीएनए के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी कर पाओगे। इसको कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहा जाएगा इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जबकि एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको बोलेंगे वो समझो। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि मान लो तुमने सैंपल लिया और सैंपल को लाइट दिया, दिस इज आवर सैंपल। मान लो यहां पे हमने 250 नैनोमीटर का लाइट दी। अब 250 नैनोमीटर का लाइट जो है वो सैंपल से जाके टकराया। सैंपल ने क्या किया, पहले तो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद किसी दूसरे वेवलेंथ, मान लो 440 नैनोमीटर की लाइट को क्या कर दिया, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया, एमिस कर दिया। तो इसको एमिटेड लाइट कहा जाएगा। अब जिस वेवलेंथ का लाइट हमने दिया था, इंसिडेंट लाइट जो था,
और जो एमिटेड लाइट है वो दोनों के दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों का वेवलेंथ क्या हो चुका है? अलग अलग हो चुका है। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान पहले सैंपल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है और उसको एमिट किया जाता है। तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसको कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा सैंपल को कितना नैनोमीटर का लाइट देना है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चेक करेंगे हम लोग, उसका उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितना पे आ रहा है। तो हम लोग रैंडम मतलब 10-10 20-20 का गैप पे उसका एब्जॉर्प्शन चेक करेंगे, फिर एक कर्व बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको पता करना है कि क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितना पे होता है, तो तुम स्टार्ट करो 10 नैनोमीटर का लाइट, 50-50 का गैप लो शुरू में। पहले 50 नैनोमीटर का लाइट लो, फिर 100 का लो, फिर ऐसे 200, 150 का, 200 का, 250 का, 300 का, 350 का, ऐसे करके तुम 1000 नैनोमीटर तक एक बार पूरा का पूरा लो एब्जॉर्प्शन। फिर देखो कि एब्जॉर्प्शन जो है तुम्हारा, एक तो तुमको मिल रहा है 300 से 400 के बीच में एक एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और एक 600 के आसपास एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। तो अब यहाँ पे तुम 10-10 का गैप कर लो कि 310, 320, 330, 340, 350, 360, ऐसे करके 400 तक पहुँचो। फिर इधर आ जाओ, 600 से स्टार्ट करो, 610, 620, 630, ऐसे करके तुमको ये पता चलेगा कि लाइट जो है वो मैक्सिमम कितना एंगस्ट्रॉम पे एब्जॉर्ब कर। अब 600 पता चल रहा है कि 660 पे कर रहा है, तो तुम 660 पे क्या करोगे? 660 से लेके 670 तक सब ट्राई करोगे कि 660 से 670 के बीच में भी किस पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो उसको बोला जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम का स्टडी करना। तो वो तुमको करना पड़ेगा पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट, तब तुमको पता चलेगा कि कोई एक मॉलिक्यूल कितना पे एब्जॉर्ब करता है। या फिर सर। पिछला काम देखो, जो काम किए होंगे उन लोगों को बताया होंगे ना कि इतना पे एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, ये हो गया एमिशन। स्कैटरिंग भी होता है। स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि ये है तुम्हारा सैंपल, सैंपल के ऊपर आके लाइट टकराएगा, और लाइट टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। इसी को कहा जाता है स्कैटरिंग। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द बेस्ट एग्जांपल टू स्टडी द स्कैटरिंग। तो ये 3 तरीके का तुम्हारा फिनोमिनन हो सकता है, 3 तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और तो चलो टाइप्स भी देख लेते हैं। यहीं पे टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे जो टाइप है ना, उसको हमने बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे जब हम लोग एक्स रे को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब जो हमारा सैंपल है वो एक्स रे को एब्जॉर्ब करता है, तो इसको बोला जाता है एक्स रे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर यहाँ पे हम लोग यूवी या फिर यूवी विजिबल लाइट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इंफ्रारेड रेस को क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो उसको कहा जाएगा इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव के बाद जब तुम रेडियो वेव को देखो, तो रेडियो वेव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक। तो जिस तरीके का एब्जॉर्प्शन, जिस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है,
तो वहां पे तुमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब किया जाएगा तब क्या होगा। तो एनर्जी के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल किस तरीके का रिस्पॉन्स देंगे। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, ये टाइप ऑफ स्पेक्ट्रो हो गया। अब मॉलिक्यूल का रिस्पॉन्स क्या होगा, मैटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो भी समझो। देखो, जैसे ही यहां पे क्या होगा, एक्सरे किसी एक मैटर से टकराएगा, वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक्सरे के प्रेजेंस में क्या हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं। तो एक्सरे के केस में बहुत सारी चीजों की स्टडी हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में जब बायोलॉजिकल सैंपल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग यूवी विजिबल की बात कर रहे होते हैं। तो यूवी विजिबल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर स्टेज से कहां चले जाएगा, हायर स्टेज में चले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर स्टेज से हायर स्टेज में जाएगा यूवी लाइट को या फिर विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे अब यूवी लाइट से नीचे की तरफ आ रहे हो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, एनर्जी वैसे वैसे कम हो रही। तो इंफ्रारेड में उतनी एनर्जी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेज से हायर स्टेज में भेजा जा सके। ये यहां पे क्या करवा सकता है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन करवा सकता है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, इंफ्रारेड जो होता है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कॉज करवा सकता है। माइक्रोवेव में इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि वो वहां पे क्या करवा पाए, वाइब्रेशन कॉज करवा पाए। ये बस मॉलिक्यूल्स का रोटेशन करवा सकता है। तो मॉलिक्यूलर रोटेशन माइक्रोवेव के द्वारा। और ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो स्पिन करवा सकते हैं, या तो न्यूक्लियर स्पिन करवा सकते हैं या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन करवा सकते हैं। जब न्यूक्लियर स्पिन हो रहा है मतलब उसको कहा जाएगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और जब इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की स्टडी करोगे तो वो कहलाता है ईएसआर, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल जिसमें सबसे ज्यादा लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा सकता है। इंफ्रारेड जिसमें यूवी विजिबल से कम एनर्जी है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कॉज करवा सकता है। इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है वो क्या करवा सकता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर रोटेशन कॉज करा सकता है। और रेडियो वेव जो है वो न्यूक्लियर स्पिन या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कॉज करा सकते हैं। तो ये मैटर का रिस्पॉन्स हो जाता है। एक्सरे के केस में मोस्ट ऑफ द जो लाइट होती है उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। बहुत कम ही लाइट है जो एब्जॉर्ब होता है और रिफ्लेक्ट किया जाता है। इसीलिए तुम्हारे जो सॉफ्ट सैंपल्स होते हैं, जब तुम एक्सरे करवाते हो तो जो तुम्हारे सॉफ्ट सैंपल्स होते हैं जैसे टिश्यू हो गया, ये सब चीजें तुम्हारे एक्सरे में नहीं आता है, आता है बोन। क्योंकि बोन की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक्सरे को ट्रांसमिट होने नहीं देता। बाकी सब स्ट्रक्चर जो सॉफ्ट टिश्यू है वो उसको ट्रांसमिट होने दे देते हैं क्योंकि एक्सरे में एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये हाँ, जो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इसमें तो 250 नैनोमीटर की लाइट दे रहे हैं सैंपल में, तो 4 नैनोमीटर की कैसे इमिट हो रही है? 400 होगा ना, 4 नहीं। 440। हाँ 440 तो ठीक तो है। जब हम लोग क्या किए, 260 नैनोमीटर की लाइट दिए। अब 260 नैनोमीटर की लाइट का मतलब है कि इसमें एनर्जी जो थी वो ज़्यादा थी। सॉरी, यहाँ नहीं, इमिशन वाले में चलना। यहाँ पे इसमें एनर्जी ज़्यादा थी। सैंपल ने क्या किया, सैंपल ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हुई, कुछ एनर्जी जो है वो किसी दूसरे फॉर्म में वेस्ट हुई। और जो एनर्जी जब कम हो गया तो फिर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया गया, एमिट कर दिया।
तो तुम्हारा वेवलेंथ इंक्रीज हो गया, एनर्जी कम हो गई। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो हीट या फिर किसी दूसरे फॉर्म में वेस्ट हो गई। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ रहे थे ना फ्लोरोसेंस, याद है? फ्लोरोसेंस भी तो ऐसा ही होता था ना, हम लोग ब्लू लाइट देते थे, ग्रीन लाइट एमिट होता था। यस सर। फॉस्फोरेंस भी वैसे ही होता था, जिसमें जितना इंटेंसिटी की लाइट मिलती थी उससे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट की जाती थी, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस। तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स हैं। तो टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब जाओगे टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाओगे तो एक तो हो सकता है तुम्हारा फ्लोरोसेंस, और दूसरा हो सकता है फॉस्फोरेंस। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलता है। तो अगर फ्लोरोसेंस हो रहा है तो उसको कहा जाएगा फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं हम लोग। कोई केमिकल कंपाउंड जैसे फ्लोरोफोर होगा तो वो फ्लोरोफोर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके फ्लोरोसेंस देगा, फ्लोरोसेंस की स्टडी हम लोग कर सकते हैं। अब याद करो, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस दोनों को मिला जुला के हमने एक ही टर्म दिया था, ल्यूमिनेसेंस। तो ल्यूमिनेसेंस होगा, ल्यूमिनेसेंस फ्लोरोसेंस भी हो सकता है, फॉस्फोरेंस भी हो सकता है। हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि किसी एक इंटेंसिटी की जब हम लोग लाइट दे रहे हैं तो वापस ये एमिट कर रहा है किसी दूसरे इंटेंसिटी की लाइट, स्टडी की जा सकती है। इसको कहा जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्कैटरिंग का एग्जांपल तो तुमको पता ही है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जांपल समझ लेते हैं, टाइप पढ़ लेते हैं, जिसको कहा जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो टॉपिक डालो, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। या फिर इसी को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जा सकता है। देखो मैं आता हूं, थोड़ा सा पानी पी के। चलो, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जा रहे हैं हम। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इट इज द टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसका एग्जांपल है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जांपल। तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिनोमिनन होता है, सेम बाकी वाले जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं उसका भी फिनोमिनन होता है।
मतलब जो नियम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर लागू होते हैं वही नियम दूसरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर लागू हो सकते हैं। तो वही चीज है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक सैंपल लिया तुमने, सैंपल के ऊपर तुमने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट डाली। क्या किया, पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट डाली। अब ये लाइट कहाँ से आ सकता है, तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके पास लाइट सोर्स होता है अपना खुद का। लाइट सोर्स से क्या निकल रहा होता है, लाइट। और लाइट क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट को क्या किया जाता है, तो एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, या फिर प्रिज्म के बहुत सारे सेट होते हैं, प्रिज्म के सेट से गुजारा जाता है। अब जैसे ही ये लाइट प्रिज्म से टकराती है, लाइट जो है वो अलग अलग वेवलेंथ में बढ़ जाती है। अब जिस वेवलेंथ की लाइट तुमको चाहिए तुम उस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे ये तुम्हारे सैंपल के ऊपर गया तो दिस इज द इंसिडेंट लाइट। और ये हो गया तुम्हारा ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट लाइट जो कि सैंपल के ऊपर पड़ रहा है। इसमें से कुछ लाइट को सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है और कुछ लाइट को ट्रांसमिट कर दिया जा रहा है। जो इंसिडेंट लाइट है उसको हम लोग I0 से रिप्रेजेंट किए हैं इनिशियल, और उसके बाद जो ट्रांसमिट हो गया है उसको I से रिप्रेजेंट किए हैं। तो अब कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है वो दो नियम के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो दो नियमों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक नियम को कहा जाता है लैम्बर्ट लॉ। अब लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है, लैम्बर्ट लॉ ये बोलता है सिंपल सा चीज कि अगर तुम यहाँ पे सैंपल जहां पे रखा हुआ है उसका लेंथ जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब एक टेस्ट ट्यूब ले लो तुम 1 सेंटीमीटर का और एक टेस्ट ट्यूब ले लो 2 सेंटीमीटर का, तो जो 1 सेंटीमीटर का टेस्ट ट्यूब है उसमें से लाइट को ओनली 1 सेंटीमीटर क्रॉस करना पड़ेगा, और जो 2 सेंटीमीटर का टेस्ट ट्यूब है उसमें लाइट को 2 सेंटीमीटर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन का जो चीज होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो पहला नियम क्या बोला कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पाथ लेंथ के। तो ए का मतलब यहां पे एब्जॉर्प्शन है, एल का मतलब है पाथ लेंथ,
ये लैम्बर्ट का नियम था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था बियर, और उन्होंने एक और लॉ दिया जिसको कहा जाता है बियर लॉ। और बियर लॉ ये बोलता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब अगर एक सेम, अब पाथ लेंथ सेम कर दो, पाथ लेंथ सेम कर दिए मीन्स दोनों टेस्ट ट्यूब 1 सेंटीमीटर का ही रखे, तो वहां पे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन। तो पाथ लेंथ बढ़ रही है तो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो भी क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। अब बाद में स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि दोनों का लॉ तो बिल्कुल सही है, तो दोनों का नियम को बना के लैम्बर्ट बियर लॉ कर दिया। लैम्बर्ट एंड बियर लॉ हो गया, लैम्बर्ट बियर लॉ। अब लैम्बर्ट बियर लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ के बराबर होता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ के बराबर होता है। अब यहाँ पे तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, जब तुम इसको हटाओगे तो एक वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाता है, एक कोफिशिएंट ऐड हो जाता है जिसको कहा जाता है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो तुम्हारा मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट के ऊपर, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, और तीसरा पाथ लेंथ के ऊपर। अब मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है। ग्लूकोज का मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट अलग होगा, डीएनए का मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट अलग होगा। तो हर एक मॉलिक्यूल अपने मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर यूनिट की बात करो तो एब्जॉर्प्शन का कोई यूनिट नहीं होता। ए का ए इज ए यूनिटलेस वैल्यू। मतलब अगर तुम एब्जॉर्प्शन नाप रहे हो तो एब्जॉर्प्शन आया 1, तो 1 के पीछे तुम नहीं लगाओगे कि 1 सेंटीमीटर चाहे 2 सेंटीमीटर। तो एब्जॉर्प्शन इज ए यूनिटलेस वैल्यू। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग किस में नापते हैं, मोलार में नापते हैं, पता है ना। और लेंथ को किस में नापते हैं हम लोग, मीटर में नापते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग सेंटीमीटर में नाप रहे हैं। क्यों सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, क्योंकि जब तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हो तो 1 मीटर का क्यूवेट कहां से लाओगे जिसमें सैंपल डालोगे। तो यहाँ पे लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। तब जब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का लेंथ हो गया, कॉन्सेंट्रेशन जो हो गया वो हो गया मोलार में, लेंथ हो गया सेंटीमीटर में, तो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट का जो यूनिट आता है वो आता है पर मोलार पर सेंटीमीटर। पर मोलार पर सेंटीमीटर होने की वजह से क्या होता है, जब तुम एब्जॉर्प्शन को देखो तो ये तुम्हारा पर मोलार पर सेंटीमीटर, और फिर कॉन्सेंट्रेशन का गुणा करोगे तो वो मोलार हो जाएगा, और लेंथ का गुणा करोगे तो फिर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मोलार से मोलार कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, एब्जॉर्प्शन आ जाएगा यूनिटलेस। तो तुम्हारा इस चीज को याद रखना है तुमको कि जो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट होता है उसका यूनिट होता है पर मोलार पर सेंटीमीटर। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक यूनिटलेस वैल्यू होती है। तुम एब्जॉर्प्शन नाप रहे होते हो तो उसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगाते हो। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मोलार में नापते हैं, लेंथ जो होता है पाथ का उसको सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो ये हुआ तुम्हारा पहला नियम। यहीं पे एक और बात है कि एब्जॉर्प्शन एक और चीज के ऊपर बात डिपेंड करता है। तो पहले ट्रांसमिटेंस समझो, कुछ टर्म समझा रहा हूं मैं। ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस। एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है, एब्जॉर्बेंस का मतलब है टोटल जितना हमने लाइट दिया था
उसमें से कितना लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया है, उसको एब्जॉर्बेंस कहा जाता है। ट्रांसमिटेंस जो होता है एब्जॉर्बेंस का बिल्कुल उल्टा होता है। क्या होता है, हमने जो टोटल लाइट दी है उसमें से कितना लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो गया, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसमिटेंस कहा जाता है। अब देखो, जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो कैसे निकलेगा, तो याद करो, जब हम लोग सैंपल लिए थे तो इंसिडेंट लाइट को बोले थे I0, ट्रांसमिटेड लाइट को क्या बोले थे, I बोले थे। तो अब एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है कि इस I0 में से कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, और ट्रांसमिटेंस का मतलब है इस I0 में से कितने I को रिफ्लेक्ट कर, मतलब ट्रांसमिट होने दिया गया। तो एब्जॉर्बेंस तुम लोग यहां से डायरेक्टली अगर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तुम ट्रांसमिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रांसमिटेंस कितना निकल के आ जाता है, तो I अपॉन I0, I अपॉन I0 है, क्यों, क्योंकि जितना पूरा लाइट हमने दिया था, पूरा लाइट था I0, पूरा लाइट में से कितना को ट्रांसमिट किया गया, तो I। अब नंबर कैसे देते हैं हम लोग, पूर्णांक में से जितना प्राप्तांक हुआ है वही देते हैं ना। तो पूरे लाइट में से कितना लाइट को ट्रांसमिट कर दिया गया, वो था तुम्हारा ट्रांसमिटेंस। अब एक बार ट्रांसमिटेंस तुमको समझ में आ गया, तो दूसरा चीज ये समझ में आना चाहिए कि एब्जॉर्बेंस जो होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। और ट्रांसमिटेंस की वैल्यू तो तुमको पता है, I अपॉन I0। अब फिर क्या करो तुम, एक प्रोपोर्शनल का वैल्यू हटाओगे तो यहां पे लग जाएगा लॉग। अब देखो, 3 टेयर का कभी भी यहां पे इसको हम लोग रखेंगे नहीं, तो जो सबसे नीचे वाला वैल्यू है वो ऊपर चला जाएगा और ये वाला वैल्यू यहां पे रह जाएगा। तो एब्जॉर्बेंस का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, A इज इक्वल्स टू लॉग I0 अपॉन I। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली देखो, तो एब्जॉर्बेंस जो है वो दो चीज। हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो जितनी लाइट इंसिडेंट लाइट दी गई थी उतनी ही तो ट्रांसमिट हो गई थी ना। नहीं नहीं नहीं, उतने ही वेवलेंथ की ट्रांसमिट हुई थी। वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ था, लेकिन लाइट, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया गया था, उसमें से कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट करा गया था, तो पूरा लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। तो सेम सर वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ की मतलब ट्रांसमिट हो रही है, फिर कैसे पता करेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया गया है। तो हर वहां पे फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी कम हुई है क्या, तो फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुई, तो कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है वो पता चल जाता है जब तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे तो। तो लास्ट में एब्जॉर्बेंस जो होता है वो सिग्मा CL या फिर लॉग I0 अपॉन I के बराबर होता है। अब तुमको अगर ये वाला फॉर्मूला पता है ना, तो तुम बहुत कुछ स्टडी कर सकते हो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी करी जा सकती। तुम क्या कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो कि इससे पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लो ये रहा ग्लूकोज, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मैं दे रहा हूँ 0.1 मोलार, पाथ लेंथ दे रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दे रहा हूँ, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ कितना होता है ग्लूकोज का।
यानी कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इसका एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट होता है 80 पर मोलार पर सेंटीमीटर। तो फिर एब्जॉर्बेंस कितना निकल के आएगा? 8। 8 ही निकल के आएगा, क्योंकि 80 इंटू 0.1 इंटू 1 निकल के आ जाएगा 8 एब्जॉर्बेंस। यूनिट कुछ लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जब गुणा करोगे तो 80 पर मोलार पर सेंटीमीटर, 0.1 मोलार और 1 सेंटीमीटर, तो पर मोलार पर सेंटीमीटर से तुम्हारा मोलार और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 80, 0.1 और 1, एब्जॉर्बेंस निकल के आ जाएगा 8। वैसे ही अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि मान लो कि एक प्रोटीन का सैंपल भी है तुम्हारे पास, और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वह है 0.1 मिलीमोलार। प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है? 0.1 मिलीमोलार। मॉलिक्यूलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है वो निकल के आ रहा है 5000। तो एब्जॉर्बेंस कितना होगा? तो देखो, जब क्वेश्चन में लेंथ नहीं दिया हुआ होता है ना, तो याद रखना जो स्टैंडर्ड क्यूवेट होता है, जिसके अंदर सैंपल को भरा रख मतलब मेजर करने के लिए यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्टैंडर्ड क्यूवेट के अंदर पाथ लेंथ निकल के आता है 1 सेंटीमीटर। तो जब क्वेश्चन में अगर पाथ लेंथ नहीं दिया है तो तुमको स्टैंडर्ड मान के चलना है 1 सेंटीमीटर। अब बताओ मेरे को कितना आएगा एब्जॉर्बेंस? 500। 500 हो सकता है। और किसी का कुछ आया? नहीं सर, 500 नहीं आएगा, इसको मिली मोलार को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। फाइव। सर मेरा तो क्या बोलते हैं, 2.5 आ रहा है।
इतना आएगा आंसर 0.5। कैसा है, समझ में आया? यस सर। चलो एक और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका ट्रांसमिटेंस जो है वो है 40%। अगर एक सॉल्यूशन का ट्रांसमिटेंस जो है वो है 40%, उसके लिए मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है 6000 पर मोलार पर सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर पाथ लेंथ स्टैंडर्ड है तब। पाथ लेंथ दिया ही नहीं है तब। अगर ट्रांसमिटेंस 40% है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट 6000 है तो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके बताओ। जीरो 0.006 क्या 0.006? 666 या तो 6 बस हो सकता है। सर परसेंट है, उसको किसी चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? एब्जॉर्प्शन कुछ थोड़ी होगा कि? ट्रांसमिटेंस 40% है, इसका मतलब क्या? पहले खुद से क्वेश्चन पूछो कि 100 में 40 को वो करना पड़ेगा। 100 में 40 ट्रांसमिट कर दिया जा रहा है, अब्जॉर्ब कितना किया जा रहा है? 60%। तो 60% मतलब कितना? तो उस चीज़ को तुमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो एक फॉर्मूला भी तुरंत हम लोग पढ़े, ए इज इक्वल्स टू लॉग आई जीरो अपॉन आई। अब आई जीरो कितना है और आई कितना है? आई जीरो क्या था? तुम्हारा इमिटेड लाइट। अब 40% का मतलब क्या होता है? 100 में 40, यही है। तो अगर तुम्हारा इंसिडेंट लाइट 100 है और ट्रांसमिट किया जा रहा है 40, उस हिसाब से एब्जॉर्बेंस क्या निकल के आएगा? 100 अपॉन, सॉरी 40, 60। 100 अपॉन 40 60 कैसे आ जाएगा? चलिए अच्छा। लॉग 2.5। अब लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.30 ना। तो 0.30 से सर ऊपर आएगा यही कोई। सर यही तो नहीं समझ आता है, लॉग से बाहर कैसे निकालें और रूट से बाहर कैसे निकालें? लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.30, तो लॉग 2.5 की वैल्यू 0.30 से कुछ ऊपर आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ले लेते हैं, 0.40 ले लेते हैं। लॉग 2.5 का वैल्यू क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो आया 0.4, क्योंकि लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, लॉग 2 की वैल्यू होती है तुम्हारी 0.30,
बाकी तो आगे तुम लोग को पता ही है, बायोकेमिस्ट्री में लिखवाया हुआ है। और बायोकेमिस्ट्री में नहीं लिखवाया हुआ है तो यूट्यूब पे कैसे सर पढ़ाए हैं। क्योंकि लॉकडाउन में तो तुम लोग बहुत पढ़े हो कैसी सर का लेक्चर, तो वो तो पढ़ाए इसलिए है इसको। तो मान लेते हैं एब्जॉर्बेंस आ गया, अभी एब्जॉर्बेंस आया, अब तुम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ECl। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ था 6000। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.40। पाथ लेंथ कितना निकल के आएगा 1, बस गुणा कर लो। वो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गया। अच्छा सॉरी, जो कॉन्सेंट्रेशन ही भी तो निकला वो तो एब्जॉर्ब। वो एब्जॉर्बेंस है, ओके। 0.40 कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0.40 डिवाइडेड 6000 इंटू 1। बस ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 0.40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40/100 लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं। 6000 को 6 इंटू 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। एक काम करो ना, 40 ही क्यों लिखोगे, 4 ही लिखो। 4 को 4/10 लिख, 0.4 को 4/10 लिखा जा सकता है एकदम आराम से। तो क्या बचा ऊपर में 4, 6 इंटू 10⁴ ठीक। 10⁴ जब ऊपर जाएगा तो वो 10⁻⁻4 हो जाएगा। बचा 4/6 है, 4/6 को सॉल्व करो। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 6 का 36, 6 6 का 36 के बाद फिर बच गया 4, तो 6 6 का 36। 0.66 इंटू 10⁻⁻4। इसी चीज को हम लोग 6.6 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं, तो ये 6.6 इंटू 10⁻³ की 4 सॉरी 5 होगा ना, 5 मोल। 0.5 मोलार। तो निकल के आ गया तुम्हारा आंसर 6.6 इंटू 10⁻⁻5 मोलार। ये हुआ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन दे, चल एक और क्वेश्चन करो। तो मान लो किसी एक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है 0.06 मोलार। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या दी हुई है 0.06 मोलार। और ये बोल रहा है कि जब हम लोग इसको लाइट दे रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी गेट रिड्यूस्ड 4 टाइम्स। reduced 4 times of the initial value after passing out. So calculate molar extinction coefficient.
तो क्वेश्चन समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.06 मोलार, और ये बता रहा है कि जितना लाइट का इंटेंसिटी हमने दिया था, जब वो सॉल्यूशन को क्रॉस किया तो उसकी इंटेंसिटी 4 गुना कम हो चुकी थी, तो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा। हाँ बताओ कितना आया। रुक जाइए सिर्फ थोड़ा सा। जीरो 0.66 आएगा सर। मोलार माइनस कॉन्सेंट्रेट माइनस सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मेन पूरा लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। क्वेश्चन में ही पूछा है कि इनिशियल वैल्यू का 4 टाइम कम होगा, तो इनिशियल वैल्यू दिया ही नहीं है, तो इनिशियल वैल्यू तुम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। अगर इनिशियल वैल्यू तुम 100 मानोगे, 100 का 4 गुना कम मतलब 25 हो जाना चाहिए। अगर तुम 4 मानोगे तो 4 का 4 गुना कम मतलब 1 हो जाना चाहिए। तुम चाहे 100 मान के बनाओ चाहे 4 मान के बनाओ, आंसर तो उतना ही आना है। log 4 हो सर। गया। परसेंट मान के वो करे तो परसेंट मान के करो तो 25% हो जाएगा, हाँ कि नहीं। अगर 4 टाइम का मतलब क्या है, 25% कम हुआ ना, तो 25% का मतलब 25/100, तो तुम्हारा 100 I0 हो गया, 4 I हो गया, मतलब 100 और 25 तुम्हारा 100 I0 हो गया। तो 100/25 लिखोगे तो उसको काटोगे तो 4/1 ही आएगा कुल मिला के अल्टीमेटली। कोई भी तरीका लो तुम, परसेंटेज से ज़्यादा अच्छा। तो इनिशियल वैल्यू कुछ भी मान लो, उसका 4 गुना कम कर लो। इनिशियल वैल्यू 10 मानोगे तो 4 गुना कम करके 2.5। अगर इनिशियल वैल्यू 100 मानोगे 4 गुना कम करके 25। इनिशियल वैल्यू 4 मानोगे कम करके 1। तो तुम्हारा I0/I तुम्हारा आ गया तुम्हारा 4/1, मतलब A = क्या आया, log 4। log 4 की वैल्यू होती है 30, 47 और 60, 0.66।
0.60। अब ये तो आया एब्जॉर्बेंस। अब एब्जॉर्बेंस आ गया है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में 0.06 मोलार, पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है, एब्जॉर्बेंस निकल के आया 0.6। बस सॉल्व कर दो। 1 आएगा सर। 1 आएगा? कौन सा हिसाब से? 0.1। 0.6 अपॉन 0.006, 0.6 अपॉन 0.06। सॉल्व करो तो इसको। 0.1 सर वही ना आएगा सर 0.1। अच्छा नहीं सॉरी, हाँ। थोड़ा सा बताओ कितना आएगा, एक बार सॉल्व करो तो मैं इसको देखना चाहता हूँ तुम लोगों का। सर 10। 10 आएगा। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कितना हो गया? 10 हो गया। अगर सेम क्वेश्चन में पाथ की लेंथ जो है वो दे दिया होता 8 सेंटीमीटर, तब 80 आ जाएगा। 80 आ जाएगा। फिर से करो एक बार। अगर सेम क्वेश्चन रहता जिसमें एब्जॉर्बेंस तुमने निकाले 0.60, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.06, पाथ लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया 8। जीरो 0.012। कॉन्सेंट्रेशन है 0.6। 80 ही तो आएगा ना सर, अगर 8 रखेंगे तो। नहीं बिल्कुल जीरो बिल्कुल। मेरे 0.012 आया। अब पता नहीं आगे दे। 8 नीचे ना जाएगा। ये हुआ 0.06 इंटू 8। अभी तुरंत तुम वैल्यू निकाले थे 10, 10 डिवाइडेड बाई 8, 1.25। सर जीरो कहाँ गया? 80 के, अच्छा 80 ठीक कहाँ है आया? सर। ठीक है सर, मैं वहाँ गड़बड़ से जीरो डाल दिया था इसीलिए वो आ गया। ये हो गया तुम्हारा। अगर ट्यूब की लेंथ जो है वो, चौड़ाई जो है वो इंक्रीज कर दी जाती तो वैल्यू जो है वो और कम हो जाता। डन। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।